हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी। इस पर हम लोग आज बात करेंगे अपने वीकली करंट इकोनॉमी के कंपाइलेशन को लेकर के। आज हम लोग बात कर रहे हैं करंट इकोनॉमी का 8वां लेक्चर। इसमें हम लोग पिछले सप्ताह की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट इकोनॉमी की न्यूज़ हैं इन सबको कवर करेंगे, इसलिए सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। क्या सभी लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है दोस्तों? यस, ओके। तो चलिए आज अपने सेक्शन में स्टार्ट करते हैं। करंट इकोनॉमी वीकली कंपाइलेशन लेक्चर नंबर 8। और इस प्रोग्राम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत पुनः स्वागत है। मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं और आपके इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। ओके, और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो कंपाइलेशन है आप लोगों के लिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। आपको कहीं इधर से उधर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप अपने इन टॉपिक को तैयार करते जाएंगे। सोचिए 10 से 12 टॉपिक होते हैं इकोनॉमी के करंट वीकली, उसमें आपका अच्छा खासा करंट इकोनॉमी का मैटर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आप जो पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं और अपना एड ऑन कर सकते हैं इसको। यानी कि अगर आप चाहते हैं तो साल भर का पूरा 52 सप्ताह का सारे के सारे लेक्चर नोट्स बना करके अपने पास रख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ध्यान रखिएगा, ओके, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इनको इग्नोर मत करिए आप लोग। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों, वो है आपके SBI इको रैप रिपोर्ट, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, भारत की अनूठा जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, चक्रीय अर्थव्यवस्था, व्हाइट लेवल ATM, न्यूनतम गारंटीशुदा आय, प्रणब सेन समिति, बौद्धिक संपदा अधिकार नीति प्रबंधन ढांचा, निर्यात तैयारी सूचकांक, गिग इकोनॉमी, गिव लेबर्स और अनुसूचित जाति और वित्त विकास निगम को लेकर के, ठीक है ना, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और सबसे पहला जो आज का टॉपिक है दोस्तों, अच्छे तरीके से अपना पेन पेंसिल कागज कॉपी सब लेकर के तैयार होकर के बैठिए। आज हम बात करेंगे सबसे पहले टॉपिक पर, और वो है आपका SBI इको रैप रिपोर्ट। SBI एक क्या इको रैप एक कहा जाए एक ऑर्गेनाइजेशन है, या कह लीजिए उसका एक रिसर्च करने वाला विंग के तौर पर है जो उसकी रिपोर्ट को तैयार करता है, अनुसंधान करता है। अभी ये रिपोर्ट 27 जुलाई को ही रिलीज की है उसने। इसमें बताया गया है कि आर्थिक अनुसंधान रिपोर्ट इको रैप है, ठीक है ना, ठीक। इसमें बताया गया है कि मार्च तक वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP डाटा के आधार पर भारत 2027 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। यानी कि भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने इस रिपोर्ट को दिया है, तो ये SBI की इको रैप रिपोर्ट है, ठीक है ना। इसमें बताया गया है कि भारत दुनिया में इस समय 5वें स्थान पर है। 5वें स्थान पर बोले तो इस समय देखिए नंबर 1 पर जो है आपका जो टॉप 5 इकोनॉमीज हैं, टॉप 5 इकोनॉमीज, उनमें नंबर 1 है US, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 आपकी चाइना के बाद देखेंगे जापान, नंबर 4 आपका जर्मनी और उसके बाद इंडिया, और नंबर 5 पर है आपका इंडिया, ठीक है ना। इस समय भारत 5वें नंबर पर है, इसको आप देखेंगे तो ध्यान रखिएगा। और अगर हम टोटल इकोनॉमी की बात करें दोस्तों, तो इस समय सोचिएगा आपका जो US है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कुल विश्व की अर्थव्यवस्था का 25.4% हिस्सा उसके पास है। सोचिएगा 25.4% टोटल विश्व की कुल GDP का अकेला हिस्सा उसके पास है। ओके एवरीबॉडी, तो ध्यान रखना। चाइना भी बहुत सोचिए कि कमजोर नहीं है, 18.1% है इसके पास, 18.1%, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जापान है 4.2%, जर्मनी है 4.1% और इंडिया है आपका
3.4%। इसमें कहा गया है अगले 4 साल के अंदर अगर सब कुछ ऐसे ही रहा, जो विकसित देश हैं वो भी ऐसे ही बढ़े और भारत जैसे बढ़ रहा है वैसे ही बढ़ा, तो हम 2027 में इसको हम यहां पर क्रॉस कर जाएंगे, तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। यानी कि हम जापान को और जर्मनी को पीछे छोड़ सकते हैं। ठीक है ना। वैश्विक कुल अर्थव्यवस्था में देखेंगे तो इस समय भारत का जीडीपी का योगदान है 3.4%। यदि वर्तमान विकास दर पर विकास करता है और 2027 में, तो जापान और जर्मनी दोनों को हम पीछे छोड़ देंगे। यस एवरीबॉडी, क्लियर हो गया। तो उस समय हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? हमारी उस समय कंडीशन हो जाएगी भारत 2027 में, ध्यान रखना, 4% से ज्यादा जीडीपी में योगदान दे सकता है। यानी कि विश्व के जीडीपी में कुल हिस्सेदारी 4% से ज्यादा हो सकती है। ओके। और अगर इसी में एक चीज और भी कहा गया है इसी रिपोर्ट में कि अगर बात की जाए भारत के अंदर, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर नंबर 1 पर महाराष्ट्र इसमें दिया गया है और नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश इस पर आपके आ सकते हैं, जिनकी इकोनॉमी 2027 तक $500 बिलियन से ऊपर हो सकती है। ध्यान रखिएगा, $500 बिलियन से ज्यादा हो सकती है इनकी इकोनॉमी। $500 बिलियन से ज्यादा इनकी अर्थव्यवस्था हो सकती है। समझिएगा, ये इसकी रिपोर्ट है और मैं समझता हूं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना सफिशिएंट है। कब तक का टारगेट है? 2027 तक। वर्तमान में कितनी हिस्सेदारी है? 3.4%। आगे चल के 2027 में कितनी हो जाएगी? 4% से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। वर्तमान में पोजीशन कौन सी है? 5वीं है। नंबर 2, नंबर 1 पर कौन कौन से स्टेट आ सकते हैं? महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश आ सकते हैं। और पांचों अर्थव्यवस्थाओं के आप नाम याद रख लीजिए सीक्वेंस में कौन कौन से हैं। ओके, क्लियर। आप यहां पर काम कर सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं इसके बाद, वो है आपका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। अब कहोगे मंत्रालय क्यों? एक्चुअली में अभी हाल ही में इस मंत्रालय ने किसानों को सशक्त बनाने और उनके संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए, जिनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित फसल आधारित बीमा योजना के तहत 3 तकनीकी पहल की शुरुआत की है। यानी 3 जो टेक्नोलॉजी हैं उनको इनिशिएट किया है। वो कौन कौन सी 3 टेक्नोलॉजी हैं? नंबर 1 है यस्टेक, नंबर 1। नंबर 2 है आपकी मौसम सूचना नेटवर्क डाटा यानी कि विंड्स, और तीसरी है AIDE, ये आपका पोर्टल है। तो 3 तकनीकी सहायता के जो पहल हैं उनको अभी कृषि किसान कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ठीक है ना। आपके नरेंद्र सिंह तोमर और किरण रिजिजू, ये दोनों लोग हैं किसान। आपके नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं आपके किसके हैं? ये आपके कृषि मंत्री हैं और किरण रिजिजू आपके पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखना। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू 2023-25 के वर्तमान निविदा चक्र के प्रभावी किसानों को सटीक मौसम डाटा, उपज के अनुमान और फसल बीमा की पहुंच प्रदान करने के लिए ये 3 उन्होंने इनके इनिशिएट किए हैं। ठीक है ना। ध्यान रखना कौन कौन से? यस्टेक, विंड्स और AIDE। अब ये कहोगे कि ये तीनों किस किस के लिए हैं? ध्यान रखना, यस्टेक जो है आपके, ये आपको किया गया है जिलों में उपज का अनुमान लगाने के लिए। ध्यान रखना, ये जिला स्तर पर होगा, जिला स्तर पर अनुमान लगाने के लिए, फसल का अनुमान लगाने के लिए। ध्यान रखना, फसल का अनुमान लगाने के लिए जिला स्तर पर। ठीक। दूसरा विंड्स है, यह है आपके मौसम संबंधी जानकारी के लिए स्थानीय स्तर पर मौसम संबंधी, जिससे कि उस समय के वहां के मौसम के बारे में जानकारी किसानों को मिल सके और उसी के अनुसार वो अपनी व्यवस्था कर सके। ध्यान रखेगा, ये ग्राम पंचायत के स्तर पर होगा। और AIDE ये एक आपका क्या है? एक पोर्टल है जिसमें आपके फसल बीमा से संबंधित चीजों की जानकारी साझा की जा सकती है।
ये एक तरीके का पोर्टल है और इसमें इसका उपयोग किया जाएगा फसल बीमा के लिए कि किस किस किसान की कितनी फसल बर्बाद हो गई है, कितनी बच गई है, उस हिसाब से उसका कितना बीमा बनता है, कितना बीमा नहीं बनता है। ये सारी चीजें, इसके लिए 3 ये टेक्नोलॉजी इस समय लॉन्च की गई हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा एवरीबॉडी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में आपके कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों के दृष्टिकोण से कौन सी निम्न में से कौन सी योजनाओं का लॉन्च किया है या कौन कौन सी तकनीकी पहल शुरू की हैं? तो 1 2 3 तीनों है। ओके, क्लियर? ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, अगला है भारत का पहला अटल इनक्यूबेशन सेंटर, इंडिया फर्स्ट फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर टू कम अप एंड एट कुफो। ध्यान रखना, ये कुफो कहां है, इंक्यूबेशन सेंटर क्या है? ध्यान रखिएगा, फिशरीज में भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर फिशरीज और उससे संबंधित क्षेत्रों में नवाचार, उद्यमता और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए केरल के कोच्चि में, ध्यान रखना, केरल के कोच्चि में लॉन्च किया गया, जिसका पूरा नाम है केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज, कुफोज कहते हैं, में स्थापित किया जाएगा। और आप जानते हैं केरल एक समुद्र तटीय राज्य है जहां पर मछली पालन बहुत ज्यादा होता है, मत्स्य पालन वगैरह, ठीक है ना। और वहीं पर सोचिए कोच्चि में ही क्या है, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज, यहां पर पहला इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा, यह घोषणा की गई है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है? नवाचार को बढ़ावा देना, उद्यमता को बढ़ावा देना और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना। ठीक, ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालय में फिशरीज एआईसी स्थापित करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग ने इसके लिए 10 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया है। 10 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया है, मतलब अनुदान दिया है। ध्यान रखिएगा, 10 करोड़ रुपीस अटल इंक्यूबेशन सेंटर, ध्यान रखिएगा, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, यह योजना किसकी है? नीति आयोग की है। ध्यान रखना, नीति आयोग, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ओके, नीति आयोग, यह योजना कब लॉन्च की गई थी? 2016 में शुरू की गई थी, 2016 में। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नवाचार, उद्यमिता और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना। तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में किए गए हैं, लेकिन फिशरीज के बारे में बात किया जाए तो फिशरीज का कहां किया गया? केरल के कोच्चि में। ध्यान रखना, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज सेंटर पर किया जा रहा है। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, अगला है टॉपिक चक्रीय अर्थव्यवस्था को लेकर के, सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। यह काफी चर्चा में है, इकोनॉमी का एक प्रकार है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब होता है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें हम कुछ भी उत्पाद करें, उसका कुछ भी पदार्थ, कुछ भी भाग वेस्ट ना हो, उसका हम वेस्टेज पार्ट को भी उपयोग करके उसको पुनः उपयोग में ले आए, इसलिए सर्कुलर बन जाता है, चक्र बन जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं चक्रीय अर्थव्यवस्था। इसका संबंध है हमारे देश में या कहीं पर भी ऐसे उत्पाद जो बनते हैं, उन उत्पादों को जो वेस्ट हो जाते हैं, उन वेस्ट उत्पादों को फिर से उपयोग करके हम उनके लिए क्या करते हैं? नए उत्पाद बना देते हैं। इस तरह से पुराने वेस्टेज का ही उपयोग करके उनका नए उत्पाद बनाने की जो क्षेत्र है, उसको हम कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। ध्यान रखना, ओके एवरीबॉडी। इसका मतलब यह होता है कि इसमें कोई भी वेस्टेज नहीं होता, इसमें कोई भी प्रदूषण नहीं होता, रोजगार का नया सोचिए एक क्षेत्र विकसित होता है, नया एक मौका मिलता है लोगों का रोजगार के लिए करके। तो यह है सर्कुलर इकोनॉमी। ध्यान रखिएगा, इसमें उत्पाद जो बनते हैं कैसे होंगे? हरित उत्पाद होंगे इसमें,
हरित उत्पाद, यानी कि इनसे कुछ भी प्रदूषण नहीं होगा। इनसे जो उत्पाद आगे जा करके जो बनेंगे वो कैसे होंगे, उनका साफ सुथरा उत्पादन होगा इन्हीं का, इनकी बेहतर सर्विस होगी, बेटर सर्विस होगी, इनको आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है एंड टू एंड प्रॉपर तरीके से, और उनको फिर से रिसाइकिल किया जा सकता है, रिसाइकिल वेस्ट एंड रीयूज द रिसोर्सेज, और अल्टीमेट फिर से वहीं पाया जाता है। इस तरह से ये पूरा एक चक्र बनता है। इसमें क्या होता है, मिनिमाइज वेस्ट, यानी कि जो आपका कचरा है, कचरा कम से कम होता है, नंबर 1, ठीक है ना। नंबर 2, नॉन टॉक्सिक लॉन्ग लाइफ रिसाइकल, यानी कि इसमें किसी प्रकार का प्रदूषित और जहरीला पदार्थ नहीं बनता, कोई प्रदूषण नहीं, ठीक ना। तीसरा है यूजिंग फीवर रिसोर्सेज, कम संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब पुराने संसाधन का ही उपयोग कर लोगे तो नए संसाधन की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर पुराने कागज का इस्तेमाल करके उसके नए कागज बना सकते हो तो नए पेड़ पौधे काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस यही चीज है। ओके, जैसे हम कोयला जलाते हैं, कोयला जला करके कोयले की जो राख होती है, अगर उसी में कुछ और पदार्थ मिला करके उनकी ईंटें बना लें तो हमें जमीन से मिट्टी काट करके उसको पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्लाई एश कहते हैं उसको। यस, बड़े बड़े थर्मल प्लांट्स में हम कोयला, लकड़ी वगैरह तमाम तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं, उनसे राख बनती है, फ्लाई एश। उसका उपयोग हम अपने सड़क बनाने के लिए कर सकते हैं, सड़क में नीचे फिलिंग करने के लिए, उनमें मटेरियल मिला करके हम उसकी बना सकते हैं, ईंटें बना सकते हैं और बना रहे हैं, उसमें कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा। तो इससे क्या होता है कि नए संसाधन की जरूरत हमको कम पड़ती है, इसलिए हमारे संसाधन बचते हैं, और संसाधन बचते हैं तो सोचिए कि उन पदार्थों की, उन सबकी लाइफ भी बढ़ जाती है, लाइफ बढ़ जाती है। ओके, तो ये है रिड्यूस रिसोर्स डिफिशियंसी, यानी कि संसाधनों पर जो निर्भरता है वो कम हो जाती है। अब कहोगे कि सर इसका क्या संबंध है, इसका हाल फिलहाल हम क्यों पढ़ेंगे? ये अर्थव्यवस्था में तेजी से उभरता हुआ एक मुद्दा है, नया मुद्दा है, क्योंकि हर देश इसकी तरफ भाग रहा है, क्योंकि संसाधन खत्म होते जा रहे हैं और नए संसाधनों के लिए हमें पुराने संसाधनों पर फोकस करना पड़ रहा है, ठीक है। अभी संसाधन दक्षता सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री गठबंधन यही है, RECEIC, RECEIC, ये रहा रैक EIC। इसको लेकर के इसने क्या किया है, एक उद्योग संचालित और आत्मनिर्भर पहल है जो भारत की G20 अध्यक्षता के बाद भी काम करना जारी रखेगी। ये बनाया गया है RECIC। इसकी चौथी G20 पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक में मौके पर लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा, कब लॉन्च किया गया था? G20 की बैठक में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर संसाधनों की दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था की प्रथाओं को बढ़ावा देना, ठीक है ना। इसमें 3 स्तंभों पर विशेष तौर पर बल दिया गया है। प्रभाव के लिए साझेदारी करना, इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस लेने के लिए हम क्या करेंगे? पार्टनरशिप करेंगे। टेक्नोलॉजी का कॉपरेशन करना, और सही तरीके से स्केल करने के लिए, सही तरीके से इसकी जांच करने के लिए हमें पैसे की जरूरत है। तो इसके लिए हम तीनों चीजों पर बल दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप, कॉपरेशन, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, ध्यान रखना। तो इस पर बल दे रहे हैं, और इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा 11 देशों में 39 कंपनियों के क्या बनाए गए? हेड ऑफिस बनाए गए हैं। वहां पर 39 कंपनियों के हेड ऑफिस है, वो सब मिलकर के ये काम कर रहे हैं। और इसका RECIC का हेड ऑफिस बनाया गया है, ध्यान रखना, ये है आपका न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में भारत इसका क्या कर रहा है? इनिशिएट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो भारत ये चाहता है कि दुनिया भर में और अपने यहां भी हम चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दें, पुरानी चीजों का उपयोग करें, उसकी लाइफ स्पान बढ़ाएं, उसका जीवन काल बढ़ाएं। ओके, ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्लियर एवरीबॉडी? चलिए, अगला टॉपिक है आपका व्हाइट लेवल ATM। इसको भूल जाइए, गलती से ये रह गया है। कभी कभी हो जाता है कि हम जब
पीपीटी बनाते करते हैं तो कुछ चीजें रह जाती है, इंसान है और कुछ करने में क्रम में ये सब छूट जाता है। इसको छोड़ दीजिए, हम बात कर रहे हैं व्हाइट लेबल एटीएम होता क्या है। व्हाइट लेबल एटीएम दोस्तों होता है एक ऐसा एटीएम जो गैर बैंक के द्वारा स्थापित होता है। एटीएम तो जानते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिससे क्रेडिट कार्ड या एटीएम डेबिट कार्ड से हम पैसा निकालते हैं, ठीक है ना, स्टेटमेंट चेक करते हैं, तमाम सारी चीजें हम लिखते हैं। लेकिन उन एटीएम को जनरली हर बैंक अपना अपना एटीएम जारी करती है, अपना अपना एटीएम लगाती है। आईसीआईसीआई का एटीएम, एचडीएफसी का एटीएम, एसबीआई का एटीएम, केनरा बैंक का, पंजाब एंड सिंध बैंक का, महाराष्ट्र बैंक का, जितने भी बैंक हैं वो सब अपना अपना एटीएम लगाती हैं, ठीक है ना, क्योंकि वही काम करती हैं। लेकिन व्हाइट लेवल जो एटीएम होता है उसको गैर बैंक द्वारा स्थापित किया जाता है, यानी ऐसी भी संस्था जो बैंक का काम नहीं करती, यानी कि बैंक अपना खर्चा बढ़ाना नहीं चाहती। तो उसी के लिए अभी आरबीआई ने क्या किया है, ने सूचित किया है कि देश में तीसरे चौथे पांचवें स्तर के जो आपके शहर हैं, केंद्र हैं देश में, तीसरे, देखिए टायर 1 सिटी नंबर 1 मेट्रो सिटीज, टायर 2 उससे छोटे वाले, ठीक है ना, टायर 3 उससे भी छोटे, सोचिएगा जिला लेवल के नीचे चले जाइए, उनको हम करते हैं, और तीसरा चौथा पांचवा बिल्कुल कस्बा स्तर के। तो उनमें जाकर के कस्बे स्तर तक जाकर के तीसरे चौथे पांचवें छठे लेवल पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एटीएम की पहुंच बढ़ाने के लिए उसने कोशिश की है, और उसने कहा है गैर बैंक कंपनियों के व्हाइट लेवल एटीएम स्थापित करने की योजना है। व्हाइट लेवल एटीएम के लिए उसने मंजूरी दी है कि वहां जाकर के बैंक अपना खर्चा बढ़ाना नहीं चाहते, सारी चीजें नहीं करना चाहते, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम व्हाइट लेवल एटीएम को मंजूरी दे रहे हैं। अब कहोगे उनको क्या फायदा है? जितना ट्रांजैक्शन आपका व्हाइट लेवल एटीएम से होगा, हर ट्रांजैक्शन पर बैंक उनको एक छोटा सा अमाउंट देती है। हर ट्रांजैक्शन जो जो आप करेंगे वहां पर जाकर के, उस हर ट्रांजैक्शन पर उनको एक सुविधा मिलती है, उससे उनकी इनकम होती है, और ये इनकम हर बैंक के अपने एटीएम से नहीं होती। अब इससे फायदा क्या होता है, उस बैंक का उसको एटीएम का संचालन करने की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। उनको थोड़ा पैसा देना पड़ता है, अन्यथा पूरी मशीन खरीदिए, सिक्योरिटी गार्ड लगाइए, जमीन का किराया दीजिए, सोचिएगा जहां आप लगाएंगे उस जगह को किराया देना पड़ेगा। तो उसकी जगह पर वो क्या कर रहा है, बोले हेडेक फ्री हम रहना चाहते हैं, आप लगाइए, हम आपको सुविधा शुल्क दे देंगे, ठीक है ना। इसके लिए मंजूरी दी गई है। व्हाइट लेवल एटीएम वे एटीएम जो बैंकों के अलावा अन्य कंपनियों के द्वारा स्थापित, स्वामित्व और प्रबंधित किए जाते हैं। भारत में ग्राहकों को बैंकों के द्वारा जारी किए गए कार्ड, डेबिट कार्ड के आधार पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अब बात आती है क्या इसमें सारी सुविधाएं मिलेंगी? बिल्कुल एब्सोल्युटली सारी सुविधाएं मिलेंगी। और ध्यान रखना, ये व्हाइट लेवल एटीएम WLA दोस्तों, ये व्यवस्था हमारे यहां 2007 से शुरू हुई थी। आरबीआई ने इसकी शुरुआत कब से की थी? 2007 से, ध्यान रखना। और इसमें भी आपको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो आपके दूसरे एटीएम में मिलती हैं, यानी कि आप कैश निकाल सकते हो, जमा कर सकते हो, जमा करना कैश को, ठीक है ना, स्टेटमेंट आप ले सकते हो, स्टेटमेंट बैंक का यो स्टेटमेंट होता है, मिनी स्टेटमेंट, वो आप निकाल सकते हो, ध्यान रखना। और क्या कर सकते हो, आप खाते की चेक कर सकते हो, यानी अकाउंट चेक करना, अकाउंट में पैसा है कि नहीं है, अकाउंट को चेक कर सकते हो, ठीक है ना। बिल का पेमेंट कर सकते हो, इसी के माध्यम से बिल पेमेंट कर सकते हो, यानी किसी भी चीज का जो आप पेमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हो। और तो और अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो, यानी कि इसमें पिन भी चेंज कर सकते हो। और जो मैं बता रहा हूं, यही सारे क्वेश्चंस आपके मिला के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। व्हाइट लेवल एटीएम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यस, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इनसे हम नकदी को जमा भी कर सकते हैं, लेकिन वो नकदी निकाल सकते हैं लेकिन जमा नहीं कर सकते। नंबर 2, इसमें हम मिनी स्टेटमेंट और
लार्ज स्टेटमेंट दोनों को हम चेक कर सकते हैं। इसमें हम चेक अकाउंट को चेक कर सकते हैं। इसमें हम चेक बुक जारी करने के लिए फॉर्म नहीं डाल सकते, यानी कि इसमें हम चेक बुक भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, चेक बुक की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उस तरह से आपके इसमें उन सब के लिए भी आ सकती हैं बातें। चेकबुक का स्टेटमेंट दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कितने कथन सही हैं या कितने कथन गलत हैं। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे। देखने में आपको बाहर से ऐसे लगेंगे जैसे अन्य बैंकों के एटीएम है, सेम इसी तरह के से भी एटीएम में जो फंक्शन वो कर रहे हैं ये भी करेंगे। यस एवरीबॉडी, इट इज ओके, क्लियर है? चर्चा में क्यों है? क्योंकि आरबीआई चाहता है कि जगह जगह पर छोटे छोटे शहर और कस्बों में भी इसकी व्यवस्था पहुंचे। हालांकि पहुंच रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कोई सुविधा नहीं है। ओके, क्लियर? और ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जिस तरह के हम जो करंट अफेयर को तैयार कर रहे हैं, करंट इकोनॉमी को तैयार कर रहे हैं, उसी तरीके से ध्यान रखिएगा हम 2024-25 का एग्जाम भी क्वालिफाई करना है। और टारगेट करंट इकोनॉमी कराने का मकसद भी यही है कि आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये करंट में हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं, सोचिए उसी तरीके से हम अपना पेड बैच भी लॉन्च कर चुके हैं और हमारा इवनिंग का दूसरा पेड बैच लॉन्च हो चुका है, सेकंड का P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, हिंदी इंग्लिश और दोनों का मिक्स हिंग्लिश। ये बैच हमारा लॉन्च हो चुका है दोस्तों। 31 जुलाई इसके एडमिशन की लास्ट डेट है। इसके बाद ये बैच बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद हो सकता है कोई बैच बने या ना बने, क्योंकि टारगेटेड करने के लिए हमें समय पर कोर्स कंप्लीट करानी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी इसमें एक विशेष रणनीति है। और ये बैच ध्यान रखना शाम को 6 बजे स्टार्ट होता है, 3 घंटे की क्लास होती है। फीस एक्चुअल थी इसकी 70,000, लेकिन अगर आप MK लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो 29,999 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा। अब इसमें क्या क्या मिलेगा ध्यान रखिएगा, वो आप देख सकते हैं। इसमें आपको मेंटरशिप, यानी कि आपको हर स्टूडेंट को एक मेंटर मिलेगा जो समय समय पर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जब भी चाहेंगे तब आप कॉल कर सकते हैं, उसे पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज है, मैं और कैसे करूं, किस तरीके से करूं, यानी पर्सनल अटेंशन उसके थ्रू आपको मिलेगा। लेक्चर के नोट्स ध्यान रखिए, बुक्स तो मिलेंगी मटेरियल के फॉर्म में, जो हम पढ़ाते हैं वही सेम चीज आपको क्लास के नोट किया हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, डेली आंसर राइटिंग वाली प्लस वीकली वाली, प्री और मेंस की आपकी सारी की सारी मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज है मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम। इसी के लिए हमने 4 स्टेज का प्रोग्राम बनाया हुआ है दोस्तों। पहला जुलाई से लेकर के जनवरी 2023 तक 24 तक, सोचिए हम फाउंडेशन पर फोकस करेंगे, यानी पहले फाउंडेशन तैयार कर लेंगे। सेकंड स्टेज में जनवरी से लेकर के मई तक, जब तक प्री होगा, हम प्री पर फोकस करेंगे, जिसमें टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, आपका करंट अफेयर, सी सेट, जो भी वीक पोर्शन है उनकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करा कर आपको तैयार करना है। जब ये हो जाएगा तब फिर आपको जो लोग मुख्य परीक्षा पास करेंगे उन लोगों के लिए, प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे उन लोगों के लिए हम तीसरी स्टेज पर मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, मींस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। इसमें क्या होगा, इसके अंतर्गत यह है कि हम आपको जो प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे उन सभी को दिल्ली अपने सेंटर पर बुलाएंगे। उनके रहने खाने की व्यवस्था जो है, ध्यान रखिएगा, 4 महीने तक रहने खाने की व्यवस्था हमारे अपने परिसर में होगी। वहीं पर आपको मेंटर्स भी मिलेंगे, प्लस आपको फैकल्टीज भी मिलेंगी जो आपको दिन रात आपके डाउट वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, करंट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, प्लस आपको मोटिवेट भी करेंगे और साथ के साथ आपके आंसर राइटिंग से लेकर हर एक चीज पर आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे दिन रात। उद्देश्य सिर्फ एक, आपका सिलेक्शन। ये ध्यान रखिएगा, ये एक विशेष स्पेसिफिक प्रोग्राम है, इसी को नाम दिया गया है मींस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। और इसमें ध्यान रखिएगा, आपको 1 रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो फीस है 29,999 वही होगी। मेंस के टाइम पीरियड में 4 महीने तक आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है, प्रारंभिक परीक्षा पास करनी है। और जो इस साल नहीं कर पाते उनको अगले साल के लिए वैलिडिटी दी जा सकती है, यानी कि यह 2 साल की वैलिडिटी के साथ प्रोग्राम है। और तुरंत बाद
हम इंटरव्यू के लिए इस पर फोकस करेंगे। इंटरव्यू के लिए हम मेंस के रिजल्ट का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि मेंस का पेपर खत्म होने के बाद ही हम तुरंत इंटरव्यू की तैयारी शुरू करेंगे। ध्यान रखना। और इस तैयारी क्रम में आपका कौन कौन होगा? सभी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जो हमारे संपर्क में हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट हैं, मेंटर्स हैं, वो सब आपकी पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट के लिए 1 बाय 1 आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, क्लियर? तो यह प्रोग्राम, इसलिए देर मत कीजिए, MK लाइव कोड इस्तेमाल कीजिए, मेरे साथ कनेक्ट होइए और इस बैच को ज्वाइन करके 2024 में 2025 में अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। ओके एवरीबॉडी, अगला टॉपिक है आपका न्यूनतम गारंटी शुदा आय। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार की विधानसभा ने न्यूनतम गारंटी आय का विधेयक प्रस्तावित किया है। इसमें इस विधेयक के बनाने के साथ ही राजस्थान को शहरी रोजगार गारंटी कानून बनाने वाला पहला राज्य बना दिया गया है। ध्यान रखना, शहरी रोजगार गारंटी बनाने वाला। अब कहोगे शहरी क्यों, ग्रामीण क्यों नहीं? अब ग्रामीण के लिए तो मनरेगा ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है ना? शहरी क्षेत्र के लिए बनाया गया है। इसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 125 दिनों का रोजगार या करने और उसकी न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने के लिए गारंटीकृत रोजगार का अधिकार होगा। साथ के साथ अगर यह नहीं होता है तो उसके साथ उसको अलग से आय भी प्रदान की जाएगी। यानी कि इसमें 2 चीजें होंगी प्रत्येक वयस्क के लिए। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, शहर के सभी युवा जो भी वयस्क है उसको या तो उसे 1000 रुपया प्रति माह पर मंथ ये मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये नहीं मिलता है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको एक साल में 125 दिन का 25 डेज का क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। और ये रोजगार आपको 255 रुपए पर डे के हिसाब से होगा। ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर के या तो साल के 12,000 रुपए ले लीजिए या फिर आप 125 दिनों का रोजगार ले लीजिए 250 रुपए रोज के हिसाब से। यस एवरीबॉडी, दोनों चीजें आपके पास कुछ भी आपको मिल सकती हैं। यह है इसका कंसेप्ट। ओके डियर, तो ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखिएगा क्या दिया गया है, यह नागरिक का अधिकार है, इसलिए वह इसके कार्यान्वयन के लिए अदालत में जा सकते हैं। क्या बनाया गया है? गारंटी शुदा आय का कानून बनाया गया है। यह योजना नहीं है, ध्यान रखना, यह क्या बनाया गया है? कानून। ध्यान रखिएगा, ये इट इज नॉट द स्कीम कि मिलेगी, ये मनरेगा की तरह एक्ट है, कानून है, ये भी एक्ट ही है। न्यूनतम गारंटी अधिनियम बन गया है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और नहीं मिलता है तो कोर्ट में जाइए, सरकार देने के लिए बाध्य होगी। जैसे मनरेगा है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, उसी तरीके से ये है। ओके एवरीबॉडी, अब इसी में कहोगे कि सर एक स्कीम और भी चलती है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। वो भी तो किसान को 2000 रुपए के हिसाब से साल के कितने भेजते हैं? हर 3 महीने, हर 4 महीने पे 3000 रुपए भेजते हैं। 2000 रुपए हर 4 महीने पे, टोटल साल के 6000 रुपए, यानी कि महीने के 500 रुपए के हिसाब से। ध्यान रखिएगा, उसको कहते हैं यूनिवर्सल बेसिक स्कीम, इनकम कहते हैं। ये आपकी गारंटी शुदा आय है, अधिनियम है, कानून है, और वो स्कीम है। ध्यान रखना, वो क्यों दी जाती है? उसमें क्या होता है कि जब हम अन्य चीजों की सारी सब्सिडी खत्म कर देते हैं तो उन सारी सब्सिडी को मिला करके, हटा करके इकट्ठा पैसा आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है। यानी कि यूनिवर्सल बेसिक स्कीम के तहत, बेसिक इनकम के तहत आपकी सब्सिडी को हटा करके वो पैसा आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है और बिना किसी भेदभाव के सबके अकाउंट में जाता है। ध्यान रखना, इसमें क्या है? इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है, या तो 125 दिन होगा या 1000 रुपए पर मंथ का होगा। केवल वयस्क व्यक्ति को होगा, प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को होगा जो चाहेगा। ध्यान रखना, लेकिन यूनिवर्सल बेसिक स्कीम जो होती है वो होती है सब्सिडी के बदले में लमसम इकट्ठा पैसा, कि सारी इस सब्सिडी हटा दी जा रही है, अब आपके पास अकाउंट में पैसा भेज दिया गया है, अब तुम कुछ भी खरीदो, कुछ भी मत खरीदो, ये तुम्हारी इच्छा है। ओके, तो ये है कंसेप्ट, याद रहेगा? चलिए, वेरी गुड।
अगला एक कमेटी बनाई गई है, प्रणव सेन कमेटी। प्रणव सेन बहुत ही अच्छे एक इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, ठीक है ना। सरकार ने 2019 के अंत में एक गठित आर्थिक सांख्यिकीय, ध्यान रखिएगा, आर्थिक सांख्यिकीय पर एक स्थायी समिति को संशोधित करते हुए कमेटी बनाई थी। एक परमानेंट कमेटी थी, ये रही SCIS, SCES, ये रहे स्टैटिस्टिकल, संशोधित करते हुए NSO डाटा के लिए, NSO नेशनल, NSO क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ध्यान रखिएगा। ये वो NSO है जो आपके CSO और NSSO मिलकर के बनाया गया है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस और NSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इन दोनों को मिलाकर के बनाया गया NSO। और इसका काम क्या है? देश में गरीबी, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय, तमाम तरह के आंकड़ों का काम करता है। यानी कि ये क्या काम करता है? विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का जुटान करता है, आंकड़ों का एकत्रण करता है और उसको आपको देता है। GDP के आंकड़े यही बताएगा, ध्यान रखिएगा। नेशनल इनकम के आंकड़े ये बताएगा, प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े बताएगा, गरीबी के आंकड़े ये बताएगा, बेरोजगारी के आंकड़े ये बताएगा, उद्योगों के आंकड़े ये बताएगा, लघु उद्योगों के कितने हैं कितने नहीं हैं ये बताएगा, किस राज्य में कितने हैं ये भी यही बताएगा। यानी कि देश भर में सभी प्रकार के आंकड़ों का क्या करता है? कलेक्शन करता है, ठीक है ना। इसके डाटा की समीक्षा करने के लिए एक पैनल बनाया है, इन्हीं के सारे। तो जो NSSO के अंदर कमेटी बनाई गई थी, उसने NSSO के डाटा के लिए समीक्षा की थी और उसके लिए एक कमेटी पैनल बनाया गया है। उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं आपके प्रणव सिंह। ये कौन है? भारत के मुख्य सांख्यिकी विद और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व नेशनल इसी के अध्यक्ष है, पूर्व अध्यक्ष। यह समिति रोजगार, उद्योग और सेवा क्षेत्र में देश के सर्वेक्षणों की समीक्षा करेगी और उनके विकास पर कार्य करेगी। यानी कि देश में कितने रोजगार हैं, कितने उद्योग हैं, सेवा क्षेत्र की स्थिति क्या है, इन सब की समीक्षा करेगी। जितने भी आंकड़े हैं, सारी चीजें हैं, उन सब की, एवरीबॉडी, ओके। तो उसके बारे में ये आपको रिपोर्ट देगी। यानी कि प्रशासनिक आंकड़ों की उपलब्धता के बारे में अध्ययन करेगी, उनका खोज करेगी, उनका मार्गदर्शन करेगी। साथ के साथ केंद्रीय और राज्य स्तरीय जितनी भी आपकी एजेंसी हैं, उनको तकनीकी शिक्षा भी देगी, तकनीकी सहायता देगी। यानी कि ध्यान रखिएगा, क्या करेगी? सभी प्रकार के आंकड़ों की समीक्षा, विशेषकर रोजगार, उद्योग व सेवा क्षेत्र के, ठीक है ना, इन्हें करेगी। दूसरे, प्रशासनिक आंकड़ों की समीक्षा करेगी, प्रशासनिक आंकड़ों की। तीसरा, केंद्रीय और राज्य की एजेंसियों को तकनीकी सहायता देगी। ये रहा, इनको क्या करेगी? तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी। एवरीबॉडी, इट्स ओके, ये हैं, ठीक। चलिए, अगला है बौद्धिक संपदा अधिकार नीति प्रबंधन ढांचा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। ये रहा, ध्यान रखिएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रबंधन ढांचा कह सकते हैं इसको। ये रहा, ये एक ढांचा जो है, ध्यान रखिएगा, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन नीति प्रबंधन ढांचा जो है, इस ढांचे का निर्गठन राष्ट्रीय IPR नीति 2016 के रूप में किया गया था। IPR नीति बोले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की पॉलिसी बनाई गई थी 2016 में, उसके तहत इस ढांचे का गठन किया गया था, ठीक है ना। उसी से संबंधित हाल फिलहाल में कई सारी चर्चाएं आई हैं, इसलिए ये एक मुद्दा बना है हाल फिलहाल में, ध्यान रखिएगा।
ठीक है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है? यह प्रॉपर्टी वो होती है जिसे कोई मानव अपने तरीके से दिमागी इस्तेमाल करके, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसका विकास करता है, उसको कहते हैं बौद्धिक संपदा। और चूंकि मैंने बनाई है तो मेरी अपनी बौद्धिक संपदा है। जो कुछ भी बनाया हो, अगर वो मेरी संपदा है तो उसको बनाए रखने का अधिकार भी मेरे पास होना चाहिए। अगर है तो स्वाभाविक सी बात है, मेरी होगी, मेरे अपने समाज की होगी, मेरे अपने देश की होगी, मेरी अपनी कंपनी की होगी। उसको कहते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक है ना। और उसी को बनाए रखने के लिए एक ढांचा बनाया गया था मैनेजमेंट के लिए। तो बौद्धिक संपदा अधिकार है क्या? यह उन कानूनी अधिकारों का संदर्भित करता है जो मानव जाति की रचनाओं की रक्षा करते हैं। यानी कि यह कानून क्या है? जो मैंने बनाए हैं, ये कानून उसकी रक्षा करते हैं, मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी चीज की। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, देख रहे हैं? इसमें पेटेंट हो सकते हैं, कॉपीराइट हो सकता है, कोई भी ब्रांड हो सकता है, ध्यान रखना, कोई ट्रेडमार्क हो सकता है, ठीक, ये रहे ट्रेडमार्क, उनका प्रोटेक्शन हो सकता है, या भौगोलिक संकेतक हो सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कह सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये सब के सब क्या है, हमारे पेटेंट है, बौद्धिक संपदा अधिकार है। आपने नाम सुना होगा फुंगसुक वांगडू का, जिसके नाम पर 400 पेटेंट थे, जिसका पीछा करते हुए कौन, चतुर रामलिंगम, सोचिए, अमेरिका से भागता 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 इंडिया में आया है। ध्यान रखना, वो 5 सितंबर की वैट लगाने के लिए नहीं आया था, टीचर्स डे वाले के दिन की बदला लेने के लिए, कौन आगे सक्सेस है कौन नहीं है, वो उसके लिए नहीं आया था। एक्चुअली वो आया था आपके, किसके लिए, फुंगसुक वांगडू से मीटिंग करने के लिए। बड़ी मुश्किल से मीटिंग का टाइम मिला है उसको, तभी पता चलता है कि रेंचो भी यहीं कहीं है, चलो देख लेते हैं उसको भी। उसने बहुत बेइज्जती की थी टीचर्स डे वाले दिन। तो पेटेंट याद आ गया, वही पेटेंट है, ठीक। तो इसमें ये सारी चीजें होती हैं और इन्हीं के संरक्षण के लिए बनाया गया। तो इसमें क्या होता है, इनमें आविष्कार होते हैं, साहित्यिक कृतियां होती हैं, जैसे हम कॉपीराइट कहते हैं। अगर कोई किताब है, कोई पुस्तक है, कोई आर्टिकल है, तो उस पर क्या जाएगा, कॉपीराइट। अगर मैंने कोई टेक्नोलॉजी बनाई है तो क्या जाएगा, हमारा पेटेंट। उसी तरीके से आर्टिफिशियल, अब आर्टिस्टिक डिजाइन हो सकती है, मैंने कोई डिजाइन बनाई है तो डिजाइन का मिल सकता है हमको। तो कुल मिलाकर के इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। भौगोलिक संकेतक है, जैसे बनारसी साड़ी, ध्यान रखिएगा, बीकानेरी भुजिया, ये सब क्या है, यानी किसी खास जगह के प्रोडक्ट हैं, उसी की जगह पर फेमस है, उसके नाम से उनको क्या दिया जाता है, उनकी पहचान बना दी जाती है, ठीक है ना। यस, जैसे आपके लड्डू कहां के फेमस हैं, तिरुपति बालाजी के लड्डू, आगरा का पेठा, उस तरीके से आपकी सारी चीजें हर जगह पर हैं। ऐसे बहुत सारे भौगोलिक संकेतक हैं जिनकी अपनी कोई खास पहचान है, उसको संरक्षित करने के लिए यह कानून दिया जाता है। अब इसके अंतर्गत देखेंगे तो इसका कानून बनाया गया, एक्ट बनाया गया था 1999 में इसके संरक्षण के लिए। और इसमें सोचिए 10 वर्ष के लिए उसका संरक्षण का अधिकार दिया जाता है, उसके बाद फिर रिन्यू किया जा सकता है, 10 साल के लिए होता है। इसी प्रकार से हम कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, किसी प्रकार की, जो कोई भी इंडस्ट्रियल डिजाइन हो सकती है, इंडस्ट्री में किसी भी प्रकार की, जैसे आप कार है, कार की डिजाइन आती है, कोई दूसरी कंपनी कार की डिजाइन की चोरी नहीं कर सकती, उसका नाम, ट्रेडमार्क नहीं चुरा सकती, ध्यान रखिएगा। अगर उसका कोई अच्छा इंजन बनाया गया है, नई टेक्नोलॉजी बनाई गई है, तो उसका पेटेंट है। अगर कार की शेप है तो वो क्या है, आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। और डिजाइन को लेकर के जो एक्ट बनाया गया, वो बनाया गया 2000 में। और ये डिजाइन कितने साल के लिए दिया जाता है, 10 साल के लिए। और उसके बाद 5 साल के लिए फिर बढ़ाया जा सकता है, 5-5 साल करके इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से कॉपीराइट होता है, किसी भी वस्तु का जो लिखा गया है, कॉपीराइट एक्ट ये बनाया गया आपका 1999 में, 1999 में, सॉरी 1957 में, कॉपीराइट 99 में नहीं, 57 में।
और ये कितने साल के लिए होता है? 60 साल के लिए होता है। क्योंकि मैंने किताब लिखी है तो नेचुरल सी बात है 2 4 5 साल 10 साल के लिए तो नहीं होगी, 60 साल के लिए दिया जाता है ये कॉपीराइट। ठीक है ना। ट्रेडमार्क होता है, ट्रेडमार्क, और इसका एक्ट बनाया गया था 1999 में। यह 10 वर्ष के लिए होता है ट्रेडमार्क, 10 साल के लिए। और उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है पेटेंट। किसी भी चीज की हम खोज कर लेते हैं तो पेटेंट एक्ट आपका बनाया गया था आपके 1970 में, पेटेंट एक्ट 1970 में, और यह होता है 20 साल के लिए, 20 ईयर के लिए एवरीबॉडी। तो ये कितने कितने साल के लिए दिए जाते हैं, कब कब इनके एक्ट बनाए गए, ये आप लोग अगर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। अब बात आती है कि प्रबंधन का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य रचनाकारों की उनकी बौद्धिक संपदा पर विशेष अधिकार प्रदान करना और दूसरों को बिना अनुमति के उनके काम का उपयोग करने, बेचने और पुनः प्रस्तुत करने से रोकना, यही है। ठीक है ना। यह आईपी कानूनों के कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना करते हुए सभी आईपीआर को एकल विजन दस्तावेज में शामिल करता है। यानी कि उन सबको क्या करता है? कार्यान्वयन करता है, उनकी निगरानी करता है, उनकी समीक्षा करता है और उनके दुरुपयोग को रोकता है, और सारे आईपीआर को एक जगह पर एकत्र करता है जिससे कि उनको सुरक्षित किया जा सके। ओके, इसी के लिए बनाया गया है बौद्धिक संपदा अधिकार नीति प्रबंधन ढांचा। ओके एवरीबॉडी। इसके बाद देखेंगे तो निर्यात तैयारी सूचकांक, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कहते हैं, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ध्यान रखना, अभी हाल ही में नीति आयोग ने 2022 के लिए भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इस सूचकांक को का तीसरा संस्करण जारी किया है, तीसरा संस्करण, थर्ड। और इसमें जो जारी किया गया है, ध्यान रखना, इसमें आपके टॉप स्टेट्स की जानकारी दी गई है। टॉप स्टेट्स कौन कौन से जिन्होंने निर्यात में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। यस, नंबर 1 पर है आपका तमिलनाडु, ये रहा। इसके अंक जो है आपके 100 में से 80 से ज्यादा हैं, 81 अंक के आसपास है इसके। ठीक है ना। नंबर 2 पर है महाराष्ट्र, ठीक। नंबर 3 पर है आपका कर्नाटका, नंबर 4 पर है आपका गुजरात और उसके बाद हरियाणा। हरियाणा, ये टॉप 5 स्टेट हैं जहां पर आपका सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट हो रहा है। यस, ठीक है ना। ध्यान रखना, इसमें किस आधार पर इनका चयन किया जाता है? इनमें 4 पिलर के आधार पर हम इसको चयन करते हैं। 4 पिलर कौन कौन से हैं? ध्यान रखिएगा, इनमें 4 पिलर हैं। तटीय राज्य कौन? तटीय राज्य। दूसरे आपके कौन से हैं? स्थल रुद्ध राज्य, स्थल रुद्ध। स्थल रुद्ध का मतलब जो जमीन के अंदर है, समुद्र तट के किनारे पर नहीं है, अंदर है। ठीक है ना। तीसरे हिमालय राज्य, और चौथे यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ये 4 कैटेगरी हैं इन राज्यों की। इनमें ये सब जारी किए जाते हैं, और इसको जारी कौन करता है? आपका ये। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ताकत और कमजोरियों की पहचान करने के लिए निर्यात संबंधित मापदंडों का व्यापक विश्लेषण करना, कि कौन ज्यादा अच्छा कर रहा है, कौन ज्यादा खराब कर रहा है। यानी कि भारत में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात की तैयारियों को मेजरमेंट करता है। इसमें यह नहीं देखता आप कितना निर्यात कर रहे हैं, बल्कि निर्यात करने की आपकी कितनी अच्छी तैयारी चल रही है, इस पर बात करता है। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें तो इनमें सबसे नीचे की रैंक किसकी है? टॉप 5 के तो ये रहे, सबसे निचला रैंक जो है वो है आपका, ध्यान रखना, लक्षद्वीप, सबसे नीचे। लक्षद्वीप, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ओके, क्लियर? तो कौन सा है? तीसरा इंडेक्स है। किसको जांचता है? केंद्र शासित और प्रदेशों और राज्यों को जांचता है। किसके आधार पर जांचता है? निर्यात की तैयारियों के आधार पर, उसके आधार पर इनकी रैंक देता है
कितनी कैटेगरी है? 4 कैटेगरी है। तटीय राज्य की, स्थल रुद्ध राज्य की, हिमालयन राज्य की और केंद्र शासित प्रदेशों की। इनमें देखेंगे तो ये 5 आपके इस साल के निकल के आए हैं। इनमें से 4 जो हैं ये आपके तटीय राज्य हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और हरियाणा आपका स्थल रुद्ध है, यानी जमीन के अंदर है। इसका कोई भी सीमा समुद्र से टच नहीं करती है, ध्यान रखना। ओके, चलिए अगला है गिग श्रमिक पंजीकरण कल्याण विधेयक। गिग श्रमिक, गिग श्रमिक क्या होते हैं? ये एक नया कंसेप्ट आया, जैसे चक्रीय अर्थव्यवस्था है उसी तरीके से दोस्तों एक गिग अर्थव्यवस्था का कंसेप्ट भी आया है। गिग अर्थव्यवस्था यानी कि ठेकेदारी प्रणाली। एक व्यक्ति किसी भी एक संस्थान के साथ अटैच होता है लेकिन परमानेंट जॉब नहीं करता, बल्कि उनके काम को लेता है। भाई मुझे काम बता दीजिए, काम क्या करना है, उसका मैं पैसा बता दूंगा, बस। अब इस तरीके से सोचिए 6 जगह का काम पकड़ सकता है। ठेकेदार क्या करता है? 6 जगह का ठेका ले लेता है और काम करता है। ओके, लेकिन कभी कभी यह भी हो सकता है कि मैंने अपना कंपनी काम करा लिया, अब मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं नहीं करा रहा, तो बेचारा वो भटक रहा है, अब उसके पास कोई काम नहीं है। उसने हो सकता है कि 1 महीने में 6 कंपनियों काम कर लिया और बाकी अगले 6 महीने तक उसके पास कोई काम ही ना हो, तो ये भी हो सकता है। और ये चलन जो है बहुत तेजी से बढ़ा है। इसी के लिए अभी 21 जुलाई 2023 को राजस्थान सरकार ने गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के लिए भारत का पहला गिग श्रमिक विधेयक राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक पंजीकरण कल्याण विधेयक 2023 पेश किया है। यस, जैसे कि अगर आगे वो किसी भी स्तर पर कुछ भी होता है तो उनको सुरक्षित कर सकते हैं, ओके एवरीबॉडी, ध्यान रखिएगा। इसमें एग्रीगेटर्स, खाद्य वितरण ऐप, ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ये सब शामिल हैं और इसके कार्यान्वयन के 60 दिनों के भीतर राजस्थान सरकार को उनके साथ जुड़े या पंजीकृत सभी प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों का डाटाबेस प्रदान करना होगा, यानी कि राजस्थान सरकार ये सब करेगी। गिग श्रमिक का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से जो पारंपरिक नियोक्ता या कर्मचारी संबंधों से बाहर है, यानी पारंपरिक कर्मचारी नहीं है, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है कि सुबह 10 बजे आएगा, शाम को 6 बजे या 7 बजे जाएगा, ऐसा नहीं है, उससे बाहर है, यह अनुबंध पर काम करता है। ध्यान रखिएगा, गिग अर्थव्यवस्था का अर्थ है एक सामान्य कार्यबल का वातावरण है जिसमें अल्पकालिक रोजगार, संविदात्मक नौकरियां या स्वतंत्र ठेकेदार शामिल हैं। और इस समय देख रहे हैं आप सरकार क्या कर रही है, हर जगह पर संविदा पर आधारित नौकरियों को रख रही है, वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रख रही कि 20,000 या 25,000 सैलरी मिलेगी। आर्मी में भी तो अग्निवीर भर्ती किए गए थे 4 साल के लिए कि सैलरी इतनी मिलेगी, पहले साल इतनी मिलेगी, दूसरे साल इतनी मिलेगी, तीसरे साल इतनी मिलेगी, चौथे साल इतनी मिलेगी, उसके बाद आप फ्री। उनमें से 1/4 को हम रखेंगे, बाकी को फ्री कर देंगे, जाइए आप। अग्निवीर वो भी संविदा के हैं, 4 साल बाद क्या करेंगे, उनको लमसम एक मोटा मोटा पैसा मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे, फिर बेरोजगार। वो पैसा कितने दिन का है? तो सरकार अपने सभी डिपार्टमेंट्स में, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी एक पार्टी की सरकार के बारे में मत करिएगा, सभी जगह यही हालत है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, कहीं पे भी हो, सब जगह ये हो रहा है। इसीलिए राजस्थान सरकार ने इसी तरह के लोगों को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए यह विधेयक लेके आई है, उनकी सुरक्षा के लिए। ओके, एग्रीगेटर्स कौन है? एग्रीगेटर्स वो व्यक्ति या संगठन है जो प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिकों को कार्यों पर नियुक्त करते हैं। एग्रीगेटर्स, प्लेटफॉर्म आधारित, गिग, इन्हीं में से एक और आपके हैं प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहते हैं, जैसे आपकी ओला गाड़ी है, ऐप है, ओला आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है, ऐप देता है, गाड़ी आपकी, ड्राइवर आप खुद, तो आपने ओला के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। स्विगी, जोमेटो ये सब ऐप हैं, ये आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, काम आपको करना है, ठीक है ना। तो ओला, उबेर, जोमेटो ये सब क्या है, एग्रीगेटर्स हैं जो इनको क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति संगठन जो प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिकों को कार्य पर नियुक्त करते हैं, जिनकी राइड शेयरिंग हो सकती है। जैसे राइड का मतलब आपने ओला की राइड ले ली, कार ले ली, बुक कर ली, यहां से वहां जाना 5 किलोमीटर, ठीक है भाई 300 रुपए हो गए भाई, ठीक है 200 आपको मिलेंगे, 100 कंपनी को मिलेंगे, राइड शेयरिंग कर ली। भोजन, स्विगी, जोमेटो, या सुरक्षा वितरण एजेंसी, लॉजिस्टिक कुछ भी हो सकती है, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह जो है, कोई सी कंपनी आपने ले ली कि हमारे यहाँ आइए, हमारी कंपनी में जुड़ जाइए,
हम आपको अपॉइंट करेंगे, आपकी जो सैलरी आएगी हमारे पास आएगी, हम काट करके तुमको देंगे। बस आपकी जो 8,000 या 10,000 की सैलरी है उसमें से आपको 6,000 आपको मिलेंगे, बाकी 1-1,500 हमारे होंगे। हम आपको नौकरी करवा रहे हैं परमानेंट अपने तरीके से। ये इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म वर्कर्स और गिग वर्कर्स जो ठेकेदारी पे करते हैं। और दोनों के दोनों जो श्रमिक हैं दोनों इनसिक्योर होते हैं, दोनों इनसिक्योर होते हैं, क्योंकि काम कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा कोई नहीं जानता। इसी के लिए ये लाया गया है। ओके, तो राजस्थान इज द फर्स्ट कंट्री, फर्स्ट स्टेट जिसने बिल लेकर के आया है। ठीक, अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, NSFDC। ये अभी हाल ही में NSFDC ने 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। यह है क्या? यह कुछ भी नहीं है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी है NSFDC। निगम है, कॉरपोरेशन है, कंपनी है, जिसका उद्देश्य है 3 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना। ये रहा, ध्यान रखेगा, SC के लिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति नहीं है। ओके, उनको करना। यह निगम कृषि संबद्ध गतिविधियों, लघु व्यवसाय या पारंपरिक व्यवसाय या सेवा क्षेत्र या तकनीकी और व्यावसायिक व्यापार पाठ्यक्रम के लिए शिक्षा ऋण जैसे क्षेत्रों में स्वरोजगार उद्यमों के लिए ऋण सहायता प्रदान करता है। यानी कि सभी में कोई भी काम करिए, उन सभी क्षेत्रों में आपको हेल्प करेगा, फाइनेंशियल हेल्प करेगा, क्योंकि वित्त निगम है ये। ध्यान रखेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के तौर पर हुई थी। 2001 में इन दोनों संगठनों में विभाजित कर दिया गया और प्रत्येक SC और ST के लिए अलग अलग हो गया। एक SC के लिए हो गया, एक ST के लिए हो गया। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? तो यह है आपका आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज के टॉपिक अच्छे लगे होंगे और नोट्स बनाएंगे तो आपके एग्जाम में काम भी आएंगे। ठीक है ना? चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इतना अच्छा समय दिया मेरे साथ, और सबसे बड़ी चीज मैं बार बार कहता हूं, आपने मुझे समय दिया। ठीक, सबसे बड़ी चीज दे दी आपने मुझे, और मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको बेहतर गुणवत्ता के साथ आपको शिक्षण व्यवस्था में सहयोग करूं और हमारा स्टडी IQ IAS आपके लिए हेल्प करे। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। आप अपने उद्देश्यों में सफल हों, जिंदगी में आगे बढ़ें, खुश रहें और अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करें। और किसी प्रकार की आपको पढ़ाई संबंधित किसी भी तरह की आपको हेल्प की जरूरत है, यू मे कॉन्टैक्ट। यस, ये मेरा कोड है MK Life, जिसमें आप किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं स्टडी IQ पर, इसको लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मेल ID है, और ये टेलीग्राम लिंक है जिसके थ्रू आप मुझसे जुड़ करके किसी भी तरह का कोई पढ़ाई लिखाई संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। क्योंकि अगर मैं आपकी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया, खासकर पढ़ाई संबंधित, बाकी और कोई पर्सनल नहीं, आप सोचेंगे पता चला कि सर वो रूठ गई है या वो रूठ गया है, उसमें क्या करूं मैं, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है ना? तो उसके लिए प्लीज मेरे पास कांटेक्ट मत कीजिएगा, उसके लिए आपके पास आपकी मित्र मंडली बहुत है। ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।